हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो लोग बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी अच्छी से रिवीजन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो 72 बीपीएससी की या बीएसएससी सीजीएल 4 का वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, वो लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम। इसमें दो टॉपिक है और ब्रिटिश कालीन जो प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इस पॉइंट को देखेंगे, ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा यदि हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर का भी देखेंगे टॉपिक। तो केवल इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, ब्रिटिश कालीन जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793 और बाकी सब जितने भी अधिनियम थे जो अंग्रेज़ों के समय में लागू किए गए, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो को आप रिवीजन के उद्देश्य से देखिएगा। जो हाईली इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैं बता दूंगा, आप उसको याद रखिएगा। और यहाँ वैसे भी मैंने इसे ऑलरेडी हाईलाइटेड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम, ये बुक है आपका, दृष्टि की बुक है, दृष्टि की बुक है ये, बीपीएससी प्रीलिम सक्सेस सीरीज़ नाम से ये बुक है। बुक का वीडियो मैंने आपको एक अपलोड किया हुआ है, पीछे जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर कौन सी बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इसे कहा जाता है, रेगुलेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार कर रही थी तो कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो लोग अपना निजी व्यापार करने लग गए और कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया था। तो उसे रोकने के लिए कंपनी ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, ठीक है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से मतलब कंट्रोल हो रहा था? वहाँ ब्रिटेन के क्राउन से पारित हो रहा था, ब्रिटेन के संसद से, ठीक। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में पारित हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के द्वारा 1773 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा 3 अवर न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड की नियुक्ति की गई। ये 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। जिस प्रकार यदि आप हाई कोर्ट के फैसले से या जनपद न्यायालय के फैसले से यदि आप असंतुष्ट होते हैं तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट रहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसी प्रकार यदि उस समय उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध यदि अपील करनी थी तो लोग कहाँ जाते थे? लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कर्मचारी के निजी व्यापारी व उपहार पर रोक लगा दिया गया इस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। यानी ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों का प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। उसके अधीन थे दोनों प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इन सदस्यों को गवर्नर या पार्षद कहा जाता था। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत
देता था, यानी जो गवर्नर जनरल था वही अपना निर्णायक मत देता था। इस समय गवर्नर जनरल को वीटो का पावर नहीं था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने तक वीटो का अधिकार नहीं था गवर्नर जनरल को। ठीक है, फिर इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट आता है 1781। यहाँ पर नहीं लिखा है, इसे मैंने अलग से लिख दिया है। 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट रहता है और उससे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बस इतना याद रखिएगा, 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। उसके पश्चात आता है एक और एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे। 1784 में ये एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसी एक्ट में पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, प्रथम बार, क्योंकि अब ब्रिटेन का आधिपत्य भारत पर हो गया था। कंपनी धीरे धीरे उसके कदम उसका जो प्रभाव था वो ख़त्म हो रहा था और इंग्लैंड की संसद अपना प्रभाव जमा रही थी। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के माध्यम से 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में रहेगा। परिषद सहित गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार होगा कि वह अन्य प्रेसिडेंसियों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन कर सके। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। दोहरा शासन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए थी और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों के लिए थी। भारत स्थित गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। तो भारत में जो गवर्नर जनरल था उसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास था? जो कंपनी के डायरेक्टर लोग थे, कंपनी के शेयर होल्डर थे, उनको ये अधिकार था, जो कि ब्रिटिश सम्राट की पूर्व अनुमति से यह कार्य कर सकते थे। तो ब्रिटेन का जो सम्राट था उससे अनुमति लेनी पड़ती थी और ब्रिटेन का सम्राट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था। ब्रिटिश सम्राट को गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार था। ये पावर उसके पास था, ब्रिटिश सम्राट के पास। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद अगला एक्ट आता है चार्टर अधिनियम 1793। ठीक, 1793 का जो चार्टर अधिनियम था वो फर्स्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट आया और उसके पश्चात पहली बार चार्टर एक्ट आता है 1793 का। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया और लिखित शासन की अवधारणा अभी शुरू की गई। तो चार्टर अधिनियम 1793 से लिखित शासन की अवधारणा शुरू हो गई, यानी अब शासन लिखित तौर पर चलने लग गया है, लिखकर उसके नियम कानून बनाए जाने लगे। यही है लिखित शासन की अवधारणा। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की जो चीफ कमांडर था उसको गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसे डायरेक्टरों की समिति के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त न किया गया हो। तो डायरेक्टर की जो कमेटी थी वही जो कि सेनापति था उसको गवर्नर जनरल की परिषद में तभी शामिल किया जाता था सहमति के पश्चात। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार रहेगा और वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। तो जो अधिकारी थे, जो वायसराय था और जो परिषद के सदस्य थे, उनको वेतन कहाँ से मिलता था? भारत के राजकोष से। फिर इसके पश्चात आता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 से ही स्थानीय कर की शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा। कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। तो जो मोनोपोली था भारत के मार्केट में, वो अब बाकी
कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया, बाकी ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया। भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना था। 1813 के चार्टर अधिनियम से ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष अलग रखने का प्रबंध किया गया, ताकि भारत के साहित्य का पुनरुत्थान तथा उसकी उन्नति हो सके और शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। कंपनी के सैनिक कर्मचारी और असैनिक यानी जो अधिकारी सब थे, जो सैनिक वाला काम नहीं करते थे, उन दोनों प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रावधान इसी चार्टर अधिनियम 1813 से किया गया। इसके पश्चात अब आगे का एक्ट आता है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 को ही सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसी अधिनियम के तहत कंपनी को एक अब व्यापारिक निकाय से ये क्या हो गई, प्रशासनिक निकाय वाली कंपनी बन गई चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। इसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार अब चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी भारत के व्यापार में अब ब्रिटेन की हर कंपनी हिस्सेदारी कर सकती है और चाय का भी व्यापार कर सकती है और चीन के साथ भी अन्य कंपनियां व्यापार कर सकती है। इससे पहले तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इसका व्यापार कर पा रही थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उस समय तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इससे नया पद प्रदान किया गया, नई पदवी प्रदान की गई, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार ये प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बम्बई मद्रास को इसी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी के अधीन ही थी, मद्रास व मुंबई की प्रेसिडेंसी। अब जबकि ये प्रथम गवर्नर जनरल बनता है तो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जाहिर है भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएगी। विधान बनाने के लिए यानी कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में 1 सदस्य की वृद्धि की गई, जिसे विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में मान्यता मिली। लॉर्ड मैकाले को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य बनाया गया, इसी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। इस अधिनियम के द्वारा विधि आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा थी धारा 87, जिसके द्वारा जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। फिर अगला है चार्टर अधिनियम 1853। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को साम्राज्ञी यानी ब्रिटेन का सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से ट्रस्ट के रूप में जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे उस समय तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति प्रदान की गई। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत इसी चार्टर अधिनियम 1853 से किया गया और कार्यपालिका तथा विधायिका को अलग किया गया चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा ही। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करने का निश्चय किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम एक केंद्रीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, वो व्यापारिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वह नई प्रेसिडेंसी का गठन कर सके। इसी आज्ञा से 1859 में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। 1853 का अधिकार पत्र ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। तो जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आता है।
मैकाले समिति का गठन इसी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या हुआ, कंपनी का शासन और मुगल सम्राट का पद, ये दोनों पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था भारत में, आप जानते ही हैं। तो उसके पश्चात काफ़ी बड़े परिवर्तन कर दिए गए और कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया भारत से। भारत का शासन अब क्राउन के अधीन लाया गया। यह प्रशासन साम्राज्ञी के द्वारा नियुक्त एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया, जिसके अध्यक्ष को भारत राज्य का सचिव के नाम से जाना गया, और भारत राज्य का सचिव ब्रिटेन के संसद में बैठता था। भारत राज्य का सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक ये सदस्य था। ठीक, राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद थी और उसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा यानी सम्राट के द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जानी थी, जो कि व्यापारिक मामलों में देखता था। और इसी 1858 के भारत सरकार अधिनियम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। परिषद के सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए थे, जो 15 सदस्यीय परिषद थी उसमें कम से कम आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए थे जिन्होंने भारत में 10 वर्ष तक सरकारी सेवा की हो। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय। 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे, अब उनका नाम बदलकर क्या कहा गया, उनको वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा, और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया वायसराय, यानी इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि हो गया भारत में वायसराय। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62 तक थे। तो इसे आप बोल सकते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के वायसराय थे। इसके पश्चात आता है भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधिवेत्ता सदस्य के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट की भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार बम्बई व मद्रास प्रांतों को अब पुनः अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि पीछे आपने देखा था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी था और जो बम्बई प्रेसिडेंसी था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थी, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन थी। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में वापस उसे विकेंद्रीकृत कर दिया गया, क्योंकि देखा गया कि भारत में काफ़ी बवाल हो रहा है और जो केंद्रीकरण के कारण लोगों में रोष उत्पन्न हो जा रहा है। वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों एडिशनल मेंबर्स को मनोनीत करने का भी अधिकार दे दिया गया, और इसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष तय किया गया। अध्यादेश की शक्ति वायसराय को इसी अधिनियम 1861 के अधिनियम से मिला, और बनारस के राजा, पटियाला के राजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में भी मनोनीत किया गया इसी अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 अगला परिषद अधिनियम आता है, और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को वित्तीय विवरण पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, इसके साथ ही सार्वजनिक हितों के मामले में उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं था। यह भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात है। चुनाव पद्धति की शुरुआत तो की गई। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई, लेकिन इसमें निर्वाचन शब्द, इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब आगे आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय के भारत सचिव थे, जो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और मिंटो भारत के वायसराय थे। अक्टूबर 1906 में पेश की गई अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 1909
का पार्लियामेंट्री सुधार इसे कहा गया, इस अरुंडल समिति की रिपोर्ट को, ठीक है। और इसी के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दिया गया बढ़ाकर, जिसके अंतर्गत 37 शासकीय पद और 32 अशासकीय सदस्य थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 27 निर्वाचित किए जाते थे। भारत सचिव का परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया, और वो भारतीय सदस्य कौन थे? आपके सत्येंद्र सिन्हा जी थे। ये विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त हुए थे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया तथा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी लागू की गई पहली बार 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों को अब वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, जो कि 1892 के अधिनियम में ये सब नहीं था, जो कि 1909 में इसको सुधार करके ये सब लागू किया गया। वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इससे उन्हें यह अवसर मिल गया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सकें। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तय किया गया। चुनाव प्रणाली को, जिसे 1892 में यानी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में केवल परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसे अब विधिवत मान्यता मिल गई। निर्वाचन शब्द का प्रयोग 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इसे मान्यता प्रदान कर दी गई। अब आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के भारत अधिनियम के आधार पर यह बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी शासन सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतीय सरकार के सभी विषयों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया, एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग जैसे विषय हस्तांतरित श्रेणी में रखे गए और पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई, वित्त, खनिज संसाधन और वन जैसे विषय को आरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषय का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था इमरजेंसी की सिचुएशन में, ठीक है। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों में आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु उन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया 1919 के इस अधिनियम के द्वारा। वोट देने का अधिकार अब महिलाओं को भी दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने अच्छे से इसको रिवाइज किया है तो आप अच्छा करेंगे एग्जाम हॉल में। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनी बाइकैमरल बना दिया गया। द्विसदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा जैसे उच्च सदन और निम्न सदन, जिस प्रकार अभी हम देखते हैं, तथा दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चयन करने का प्रावधान भी रखा गया। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया, उस समय का लोकसभा समझिए, जिसमें सदस्य संख्या 145 थी, और उच्च सदन यानी राज्य परिषद, जिसे राज्यसभा आज का उस तरह की थी, राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्र का बजट अलग बनेगा और प्रांत का बजट अलग बनेगा। जैसे फिलहाल राज्य का बजट अलग बनता है वर्तमान समय में और केंद्र का बजट अलग अलग बनता है। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे, सप्लीमेंट्री डिमांड पेश कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे। किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था, यानी खुद गवर्नर पारित कर सकता था 75% हिस्सा बजट का, यानी 100 रुपये खर्च करना है तो 75% गवर्नर खुद कर सकता था। वायसराय
या गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। इस अधिनियम के तहत, अधिनियम कौन सा पढ़ना है हम, अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, हाई कमिश्नर का एक पद नियुक्त किया गया, सृजन किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 14 भाग, 321 धाराएं, 100 अनुसूचियां थीं। जिस तरह वर्तमान संविधान में भाग हैं, अनुच्छेद हैं, उस समय धाराएं कहा जाता था और अनुसूचियां शेड्यूल कहा जाता था। वर्तमान में ये सिस्टम है। और उस समय 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां भारत सरकार अधिनियम में थी। इस अधिनियम के तहत 3 प्रमुख भाग थे, अखिल भारतीय संघ, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता, ये चैप्टर थे प्रमुख भाग के रूप में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा देशी राज्यों को मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन संघ के इस प्रस्ताव पर क्रियान्वयन नहीं हो सका। केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु गवर्नर जनरल था। प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, संरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय यानी प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले आते थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की सलाह पर करना होता था। कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। वर्तमान में जिस तरह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो उस समय जो मंत्रिपरिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वे सभी अन्य विषय शामिल थे जो संरक्षित विषयों में शामिल नहीं किए गए थे। मतलब जो बाकी बचे सब्जेक्ट थे उनको हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह से करना होता था इन विषयों का प्रशासन, यानी इसमें मंत्रियों की सलाह आवश्यक थी। संघीय विधानमंडल अर्थात व्यवस्थापिका का स्वरूप द्विसदनी था, बाइकैमरल था, जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे, वर्तमान में राज्यसभा के जैसा। इसमें अधिकतम सदस्य की संख्या 260 निर्धारित थी। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसके सदस्यों में 250 प्रांतों के और आधिकारिक 125 सदस्य रियासत के होने चाहिए थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये सब चीज़ें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की जा रही हैं। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उसी 1935 के अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। संघ सूची के 59 विषय, प्रांतीय सूची के 54 विषय, समवर्ती सूची के 36 विषय। वर्तमान के संविधान में आप इन सूचियों को देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेजिडुअल पावर पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था और कि इस पर कौन कानून बनाएगा। कानून बनाने का अंतिम अधिकार गवर्नर जनरल के पास होता था। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए इसी अधिनियम के तहत तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। मानिए प्रांत मतलब उस समय के राज्य, और राज्य ही समझिए, और गवर्नर यानी वहाँ का राज्यपाल। एक संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई और वर्मा को इसी अधिनियम के तहत भी अलग किया गया भारत से। अब आगे पढ़ते हैं जो सबसे अंतिम अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत विधेयक शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया, यानी केवल 14 दिन के बाद ही पारित कर दिया गया इस विधेयक को, जिसके बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गया, क्राउन का हस्ताक्षर हो गया और इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से समाप्त हो गया। 1947 के अधिनियम से भारत का सम्राट जैसे शब्द को हटा दिया गया। साथ ही ब्रिटिश सरकार व भारतीय नरेशों के मध्य हुए अनुबंध, संधि आदि को रद्द कर दिया गया।
पाकिस्तान के कुछ प्रदेश थे, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारतीय संघ या हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों को सम्मिलित करने का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया। अंततः ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाने का आग्रह किया गया और पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। इस बात को याद रखिएगा। और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और यदि प्रथम स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिश भारत में पारित विभिन्न अधिनियम के समय कौन गवर्नर जनरल और वायसराय थे उसे देख लीजिए। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के समय उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर आपका 1786 का अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 के चार्टर अधिनियम के समय सर जॉन शॉर थे, चार्टर अधिनियम 1813 के समय लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, चार्टर अधिनियम 1833 के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1853 के चार्टर अधिनियम के समय लॉर्ड डलहौजी थे, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के समय और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के समय लॉर्ड कैनिंग थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के समय लॉर्ड लैंसडाउन थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वायसराय चम्सफोर्ड थे। तो आपको पता है मिंटो मार्ले मिंटो सुधार इसे बोलते हैं और चम्सफोर्ड सुधार इसे बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड। ठीक है, चम्सफोर्ड वायसराय थे और मिंटो वायसराय थे। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के समय लॉर्ड विलिंगटन थे। भारत के वायसराय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल या वायसराय आप इसे समझिए। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रशासक, जो भारत के मुख्य गवर्नर, जो प्रमुख गवर्नर जनरल थे और उनके जो जो काम थे, गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय ने जो जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनके दौरान में कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हुए, उन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही तक। आप लोग जो लोग लास्ट तक बने रहे, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बेल आइकन, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को अपलोड दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसके आगे हम पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी हम आपका धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। डेली शेड्यूल के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम डेली शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, विशेष करके AUDO के लिए। जो लोग AUDO की तैयारी कर रहे हैं तो 31 दिसंबर तक का हमने वहाँ पर प्लान अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं डेली आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है।